आज का जो टॉपिक है वाइंडिंग फैक्टर है। पिछले वीडियो में हम लोग ईएमएफ इक्वेशन की बात किए थे, जिसमें से एक टर्म आया था वाइंडिंग फैक्टर। तो उसी टर्म को आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो वाइंडिंग फैक्टर को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं KW से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइंडिंग फैक्टर के अंतर्गत दो फैक्टर आते हैं, फर्स्ट पिच फैक्टर, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पिच फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KP से और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KD से। वाइंडिंग फैक्टर बराबर होता है KP इंटू KD होता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके दोनों को समझेंगे कि पिच फैक्टर की वैल्यू कितना होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितना होता है, और वैल्यू कैलकुलेट भी करेंगे कि पिच फैक्टर की वैल्यू जितना होता है तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पिच फैक्टर, बट सबसे पहले पिच फैक्टर पढ़ने से पहले आप लोग को यह जानना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग पढ़ना होगा, तभी आप लोग पिच फैक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग हम समझते हैं पहले अच्छे ढंग से। तो देखिए क्या ये आपका कॉइल है, ये आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है, आपका कॉइल है। तो क्या किए हैं, कॉइल के समझ जाइए कि ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो यदि एक कॉइल के एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के सामने रखा हुआ है और उसी कॉइल के जो दूसरा कंडक्टर हो उस साउथ पोल के सामने रखा हुआ है, तो जो नॉर्थ पोल के कारण इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा और साउथ पोल के कारण इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दोनों में अगर दोनों जो होगा, दोनों कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस सेम होगा, लेकिन अंतर यही है कि इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका पॉइंटेड कितना होगा ई, और इस कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना, तो ई। लेकिन इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 180 डिग्री एंगल से डेविएटेड होगा। कहने का मतलब कि कॉइल के अगर एक कंडक्टर में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो जो दूसरे कॉइल के जो दूसरे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ई तो होगा, लेकिन कितना एंगल से, 180 डिग्री एंगल से क्या होगा, तो डेविएटेड होगा। समझ गए। तो हम क्या बोले कि यदि एक कॉइल के एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के सामने रखा हुआ है और उसी कॉइल के जो दूसरा कंडक्टर साउथ पोल के सामने रखा हुआ है, तो दोनों कंडक्टर में तो ईएमएफ सेम इंड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एंगल जो होगा 180 डिग्री एंगल से डेविएटेड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वाइंडिंग हम करते हैं, तो उस प्रकार के वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं। और फुल पिच वाइंडिंग में पोल पिच और दो कंडक्टर के बीच के एंगल क्या होता है, सेम होता है। पोल पिच किसको बोलते हैं, तो कहता है कि यदि दो अपोजिट पोल के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल को ये हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। देखिए दो पोल है तो इलेक्ट्रिकल, दो अपोजिट पोल है, दो अपोजिट पोल के इलेक्ट्रिकल एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो ये तो हमेशा पोल पिच हमेशा कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे अगर क्या बोले कि दो पोल के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री है, और अगर दो कंडक्टर के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल भी 180 डिग्री है, ये दोनों सेम होता है किस में, तो फुल पिच वाइंडिंग में। फिर से हम क्या बोले, फुल पिच वाइंडिंग में दो पोल के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल और दो कंडक्टर के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फुल पिच वाइंडिंग। अब देखिए हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होता है। तो देखिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या करते हैं कि जो कॉइल का जो सेकंड कंडक्टर रहता है, कॉइल का जो सेकंड कंडक्टर रहता है उसको साउथ पोल से अल्फा एंगल से शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए इसमें भी पहला कंडक्टर तो नॉर्थ पोल के सामने रखा हुआ है और दूसरा कंडक्टर को क्या कर दिए, अल्फा एंगल से शिफ्ट कर दिए हैं। तो देखिए कि इस कंडक्टर में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा किसके अनुसार, तो नॉर्थ पोल के अनुसार होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलिएगा कि साउथ पोल के अनुसार इसमें होता था ईएमएफ इंड्यूस, लेकिन इसको तो हम शिफ्ट कर दिए अल्फा एंगल से, तो क्या उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको क्या कर दिए, अल्फा एंगल से शिफ्ट कर दिए। डैट मीन्स इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अल्फा एंगल से शिफ्ट होकर के होगा। डैट मीन्स अगर इतना ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए, ईएमएफ इस कंडक्टर में इंड्यूस होने के लिए इसको अल्फा एंगल और तय करना होगा, इसको रोटेट करना होगा, तब क्या करेगा ये, इतना ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं। डैट मीन्स अगर दोनों में ईएमएफ की वैल्यू सेम नहीं रहेगा, इसमें ईएमएफ जो है कि अलग इंड्यूस होगा जो है, और 180 डिग्री एंगल से डेविएटेड नहीं होगा। डैट मीन्स दोनों कंडक्टर के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल भी 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इसको अल्फा एंगल से शिफ्ट कर दिए हैं। दो कंडक्टर के बीच के आप इलेक्ट्रिकल एंगल कितना हो जाएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहें तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। पहले था कितना, दो कंडक्टर के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री था, लेकिन अल्फा एंगल से शिफ्ट कर दिए तो आप लोग देख सकते हैं कि 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, दो कंडक्टर के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल। लेकिन यहाँ पे देखिए पोल पिच क्या है, हमेशा 180 डिग्री है, दो पोल के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए फुल पिच वाइंडिंग में दो पोल के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल और दो कंडक्टर के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल भी सेम
नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के अगर वाइंडिंग करते हैं आप तो क्या होगा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगा। और हम लोग जनरली जो है अल्टरनेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही करते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से क्या फ़ायदा है उसको देखिए। यदि शॉर्ट पिच वाइंडिंग आप करते हैं तो क्या होगा कि हार्मोनिक्स डेवलप नहीं होगा। हार्मोनिक्स क्या होता है, तो देखिए क्या बोल रहे थे कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से हमारा हार्मोनिक्स डेवलप नहीं होगा। तो सबसे पहले समझिए कि हार्मोनिक्स क्या होता है। तो आप लोग बता दें कि हार्मोनिक्स देखिए, जैसे मैं कि अगर मान लिया हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हमको ज़रूरत है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट हो करके कुछ एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी भी जनरेट हो जाता है। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगा, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगा। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी हमको नहीं चाहिए अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी पे जनरेट हो जाता है, किस में, तो हार्मोनिक्स में। तो इसी को बोलते हैं कि हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो गया है। लेकिन अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं तो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। डैट मीन्स जितना हर्ट्ज के हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना ही फ्रीक्वेंसी केवल हमको डेवलप होता है, वहाँ पे जनरेट होता है। सपोज डैट 50 हर्ट्ज हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करेंगे तो केवल 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा, नहीं कि ये और ये फ्रीक्वेंसी अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो आपको शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से फ़ायदा भी समझ गए और शॉर्ट पिच वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पिच फैक्टर क्या होता है। तो देखिए पिच फैक्टर जो होता है वो किसका रेशियो होता है, तो फेजर समेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग और टू द टोटल ईएमएफ इन इंड्यूस इन फुल पिच वाइंडिंग। डैट मीन्स शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका फेजर समेशन, और फुल पिच वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका जो है दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर बोलते हैं। फिर से समझिए कि पिच फैक्टर क्या है, दोनों के रेशियो है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और फुल पिच वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दोनों का अगर रेशियो कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पिच फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो पिच फैक्टर हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर फुल पिच वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब ना हम जा करके पिच फैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए एक एक करके हम सारा कुछ कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फुल पिच वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब हम फुल पिच वाइंडिंग करेंगे तो देखिए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखिए फुल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं कि फुल पिच वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको ईएफ लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले थे कि जब फुल पिच वाइंडिंग करेंगे तो दोनों वहाँ पे हम लोग क्या होगा कि सपोज दैट यहाँ पे पहले कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और दूसरे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा वहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच के इलेक्ट्रिकल एंगल कितना एंगल से डेविएटेड था, 180 डिग्री एंगल से डेविएटेड था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक सम कर सकते हैं टोटल ईएमएफ इंड्यूस करने के प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग में टोटल ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो 2 इंटू ई होगा, क्योंकि बोले अलजेब्रिक सम कर सकते हैं तो ई प्लस ई, डेट मीन्स 2e। ठीक है, तो ये हमको मिल गया कि फुल पिच वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। तो हमको क्या मिला, ईएफ बराबर 2 इंटू ई। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग के दौरान ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से फिगर बनाए हुए हैं आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए तो नॉर्थ पोल के कारण जो है कॉइल के पहले कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, कितना ईएमएफ, तो ईएमएफ, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं कि देखिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ओके, अब देखिए कि जो साउथ पोल से क्या हो रहा था, अल्फा एंगल से शिफ्ट हो गया है कॉइल के जो दूसरा कंडक्टर है वो। तो जब कॉइल के जब दूसरा कंडक्टर शिफ्ट हो गया है तो इसमें ईएमएफ ई इंड्यूस होगा, तो नहीं, तो कितना होगा, तो अल्फा एंगल से जो लैग कर रहा है यहाँ पे दूसरा कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना एंगल से लैग कर रहा है, डेट मीन्स अल्फा एंगल से लैग कर रहा है। डेट मीन्स अगर अल्फा एंगल और रोटेट करेगा तब ईएमएफ इंड्यूस करेगा जाके वहाँ के। देखिए यहाँ पे जब इसको इस प्रकार के जब ग्राफ बनाते थे, इस प्रकार के ग्राफ बनाते थे तो 180 डिग्री के करता था, 180 डिग्री डेविएटेड रहता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है कि यहाँ पे अल्फा एंगल से इसको हम लैग करवा दिए हैं। अगर यहाँ पर रहता तो क्या होता, 180 एंगल से डेविएट कर जाता, डेट मीन्स फुल पिच वाइंडिंग। लेकिन अब क्या कर दिए, इसको अल्फा एंगल से डेविएट करवा दिए हैं। डेट मीन्स टोटल रिजल्टेंट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा कि आपको फेजर सम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इसके इधर सीधा सीधा सीधा, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, ईआर आपको इधर होगा। तो आप लोग यार देख चुके हैं कि यार जो हुआ इस प्रकार का हुआ। लेकिन इसको भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार कितना आया। उसमें भी जैसे हम ईएफ कैलकुलेट किए थे ना, तो ईएफ कितना आया था, 2 इंटू ई आया था। तो इसमें भी यार हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तब ने दोनों के रेशियो करेंगे तो हमको शॉर्ट पिच पिच फैक्टर मिलेगा। देखिए ई आर कितना हो जाएगा, आप लोग वेक्टर सम इसको कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई के स्क्वायर प्लस ई के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई के स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, जो कॉस अल्फा हो जाएगा।
देखो इसको कैलकुलेट आप लोग कीजिएगा तो ई आई 2 ई हो जाएगा, यानी 2 ई है तो फिर से 2 ई अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैं बना भी दिया हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके देखिए समझिए। तो यहाँ से क्या होगा कि ई स्क्वायर जो है तो ई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, 2 के 2 अंदर है दिए हैं। उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस अल्फा, और आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस अल्फा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको आप लोग रिमेंबर भी कर सकते हैं, आप लोग के हम तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग के रिमेंबर होगा। 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 में फिर से बोल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो यार की अगर वैल्यू यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, बाहर निकलेगा तो 2 और ई के ई रहेगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो एक कॉस अल्फा बाई 2 निकलेगा बाहर। ठीक है, तो डेट मीन्स रिजल्टेंट ईएमएफ कितना आ गया शॉर्ट पिच वाइंडिंग के दौरान, तो 2 इंटू ई इंटू कॉस अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, ये आप लोग समझ चुके हैं कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग करेंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो 2 इंटू ई इंटू कॉस अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पिच फैक्टर। हम लोग के एम था पिच फैक्टर को कैलकुलेट करना, बट पिच फैक्टर जो होता था वो जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग के रेशियो होता था। तो अब देखिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग के दौरान जो हम लोग ईएमएफ इंड्यूस किए हैं वो क्या है ईआर है देखिए, और फुल पिच वाइंडिंग के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस किया उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं ईएफ। अब दोनों के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे और आंसर हमको पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ईआर की कितना वैल्यू है 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 आया था, 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 आया। ठीक है, और जो ई एफ कितना आया था 2 इंटू ई, देखिए आपका 2 ई से 2 ई कहाँ चला गया घर रे। अब बचिए को जी कॉस अल्फा बाई 2। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से करिए, बहुत ही ईजी है। अरे केवल जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा ना तो इतना सिंपल लगेगा कि कुछ कहने का नहीं। तो यहाँ पर क्या गया कि पिच फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे केपी से, तो केपी यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। मैंने कुछ किया है नहीं किया यार, बस केवल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप लोग की हेल्प करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट बता देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 इन केस ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। सही बोलता है, यदि शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर हम करेंगे तो हमारा जो पिच फैक्टर के वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए इसको फाई एंगल से शिफ्ट कर दिए। इसको यहाँ फिगर देखिए, फाई एंगल से क्या कर दे रहे हैं शिफ्ट कर दे रहे हैं। अगर फाई की वैल्यू और 0 कर दे तो 0 अगर हो जाएगा डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर शिफ्ट होकर के फिर से यहाँ चला जाएगा, और जब कंडक्टर यहाँ चला जाएगा तो कौन सा वाइंडिंग हो जाएगा फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगा। तो वहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या होता है 1, डेट मीन्स फिर से फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगा 2 इंटू ई हो जाएगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, आप लोग प्रत्येक को समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए हैं अल्फा एंगल शिफ्ट किए हैं, इसीलिए 1 से हमेशा कम होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लिए थैंक यू। बट यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज के लिए जय हिंद।